हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। साइंस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि सबसे स्मॉलेस्ट जो हमारा सेल ऑर्गेनल है वो है हमारा राइबोसोम। हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो जो हमारा सबसे छोटा कोशिकांग है हमारी कोशिका का वो है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री हम क्यों बोलते हैं राइबोसोम को? क्यों? क्योंकि उसका प्रोटीन बनाने का काम होता है ना। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं बहुत ही अच्छे सवाल। ठीक है, लास्ट के सवाल भी बहुत अच्छे थे, सारे पीवाईक्यू बेस्ड थे। आज भी सारे के सारे पीवाईक्यू बेस्ड ही है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है आज के वीडियो में भी जो आपके कोई भी कंपटीशन एग्जाम में नहीं आया हो। तो सबसे पहले जो हम दो वीडियोस में हमने बात की कि कोशिका ये होती है, कोशिका वो होती है, कोशिका सबका सबसे छोटा कोशिकांग ये होता है ना, ये सब हमने देखा था। लेकिन हमने ये तो देखा ही नहीं था कि भाई कोशिका आखिरकार में दिखती कैसी है ना। तो ये एक एकदम नॉर्मल कोशिका का डायग्राम है ना, सेल का डायग्राम है, नॉर्मल सेल का डायग्राम है। ठीक है, तो जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपको दिख रही है हमारी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर इसमें आपको दिख रहा है हमारा राइबोसोम, फिर इसमें आपको दिख रहा है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, फिर इसमें आपको दिख रहा है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर भी एक कोशिकांग होता है, उसके अंदर भी एक सेल ऑर्गेनल होता है जिसको हमने बोला न्यूक्लियोलस। फिर होता है हमारा साइटोप्लाज्म और लास्ट में है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हालांकि ये सिर्फ इतना सा ही सिर्फ इतने से ही सेल ऑर्गेनल्स इसके अंदर नहीं होते, इसके अंदर और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। लेकिन ये एकदम बेसिक डायग्राम मैंने उठाया कि मतलब एक आइडिया आपको होना चाहिए कि आखिरकार एक सेल के अंदर कौन कौन से कोशिका मौजूद है, कौन कौन से कोशिका प्रेजेंट है ना। तो अब हम इसी के नेक्स्ट स्लाइड में बात करने वाले हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल है ना, यानी वनस्पति कोशिका और पशु कोशिका जो हमारी है ना। तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ना, उन दोनों में अंतर क्या है, क्या समानता है, क्या अंतर है, अब हम इसकी नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। तो ये देखो, ये हो गई हमारी प्लांट सेल, ये हो गई हमारी एनिमल सेल है ना। हिंदी में मैं अगर कहूँ तो ये हो गई हमारी वनस्पति कोशिका और ये हो गई हमारी पशु कोशिका। तो अब देखो, इसमें आपको लगभग चीज़ें सेम ही मिलेगी है ना। देखो, न्यूक्लियस से शुरू करते हैं। न्यूक्लियस जो है वो हमारी पशु कोशिका में भी है, ठीक है, और न्यूक्लियस जो है वो हमारी वनस्पति कोशिका में भी है ना, यानी न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन बोथ द सेल। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आपको दोनों में देखने को मिलेगा, राइबोसोम भी आपको दोनों दोनों में देखने को मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट भी आपको दोनों में देखने को मिलेगा, गोल्गी अपैरेटस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ये दोनों में है। ठीक है, दोनों सेल्स में प्रेजेंट है ये। अब क्या नहीं है, प्लांट सेल में अगर आप देख रहे हो तो प्लांट सेल में ना सेल वॉल प्रेजेंट आपको दिख रही होगी, लेकिन एनिमल सेल में आपको सेल वॉल कहीं नहीं दिख रही होगी। एनिमल सेल में सेल वॉल की जगह क्या है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द कवरिंग क्या है एनिमल सेल में, वो है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना। तो प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। कहने का मतलब एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जो हमारी वनस्पति कोशिका है ना उसके अंदर कोशिका भित्ति मौजूद होती है, और जो हमारी पशु कोशिका है उसके अंदर कोशिका भित्ति की जगह हमें प्लाज्मा झिल्ली देखने को मिलती है। ठीक है, तो सबसे बड़ा अंतर तो एक ये हो गया। ठीक है, दूसरा अंतर हम इसमें देखते हैं। तो दूसरा जो हमारा इसमें डिफरेंस है वो यही है कि जो हमारी पशु कोशिका है ना उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जो हमारी पशु कोशिका है यानी जो हमारी एनिमल सेल है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। ठीक है, जो प्लांट सेल होती है ना हमारी उसके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है, क्लोरोप्लास्ट का काम होता है फोटोसिंथेसिस का। तो क्लोरोप्लास्ट जो हमारा है वो प्लांट सेल में क्यों प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है, क्लोरोप्लास्ट का काम होता है फोटोसिंथेसिस करना है ना। हिंदी में अगर मैं कहूँ तो क्लोरोप्लास्ट जो हमारा है उसका क्या काम है, उसका काम है प्रकाश संश्लेषण करना है ना, इसीलिए ये हमारी पशु कोशिका में मौजूद होता है। अच्छा ठीक है, अब हमने बात कर ली कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो क्या करता है, वो करता है हमारा फोटोसिंथेसिस।
उसके लिए अब हमें पता भी होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है ना। तो जो फोटोसिंथेसिस है, क्या करते हैं हमारे प्लांट्स, वो हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, उन्हें लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो हमारे जो प्लांट्स होते हैं ना वो क्या देते हैं, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो प्लांट हमें ऑक्सीजन कैसे दे पाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए काम में आता है, ठीक है। हिंदी में जैसे मैं कहूँ कि जो हमारी पशु कोशिका होती है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट करता है प्रकाश संश्लेषण, है ना। प्रकाश संश्लेषण क्या काम करता है? प्रकाश संश्लेषण काम करता है हमारी वायुमंडल में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है उसे लेके हमें ऑक्सीजन देता है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हमें वनस्पति कोशिकाओं से या फिर वनस्पति से हमें ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये एनिमल सेल के अंदर नहीं होता है। एनिमल सेल को फोटोसिंथेसिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्लांट सेल करता है हमेशा फोटोसिंथेसिस, क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन बनानी होती है, ठीक है। तो इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम देखते हैं अगला कि आखिरकार हमारी जो सेल्स है ना वो कितने सारे कोशिकांग से मिलके बनी हुई, उनके ना मैंने पूरी लिस्ट बना के रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ, नॉर्मली अगर क्वेश्चन अगर हमसे पूछ लिया जाए, ठीक है, तो सेल आखिरकार बनी किससे होती है, तो ये तो सारे ये ऑप्शंस नहीं है, ये मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है आप लोगों के लिए कि ये सारी चीज़ें हमारी कोशिका के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन रखेंगे, बाकी के 3 ऑप्शन आपको अलग दे देंगे, वो आप देख ही लेंगे, है ना। तो पहला हमारा हो गया सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल किस में होती है? सेल वॉल होती है प्लांट सेल में। एनिमल सेल में आपको कभी भी सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगी, है ना। तो जो हमारी जो कोशिका भित्ति है वो हमेशा वनस्पति कोशिका में देखने को मिलेगी आपको। आपको कभी भी पशु कोशिका में देखने को नहीं मिलेगी कोशिका भित्ति, है ना। जो हमारी प्लाज्मा झिल्ली होती है वो होती है पशु कोशिका में, ठीक है। दूसरा हमारा हो गया सेल वॉल, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ये होती है हमारी पशु कोशिका में। और फिर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आपको दोनों में देखने को मिलेगा, साइटोप्लाज्म और भी बाकी सारे कोशिका अंगक है, ठीक है, जैसे कि हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये अब जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये भी आगे जाके 2 हिस्सों में बट जाते, 2 तरह के होते हैं ये भी। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा हो गया गोल्गी अपैरेटस, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये सारे क्या क्या फंक्शन करते हैं सेल में, इनकी क्या क्या कार्य प्रणाली रहती है हमारी कोशिका में, हम सब कुछ देखेंगे इसमें, ठीक है। तो इसी के साथ हम लेते हैं आज का पहला हमारा सवाल। तो ये है आज का हमारा पहला सवाल। तो विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, कोशिका की सबसे बाहरी परत कौन सी है, हमसे इसमें ये पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे बाहर की परत कौन सी हो गई कोशिका की? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सबसे बीचों बीच होता है ना, सबसे अंदर की तरफ सबसे बीचों बीच होता है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। तो नाभिक तो हो गई नहीं। राइबोसोम क्या होती है? प्रोटीन फैक्ट्री होती है, बहुत छोटे छोटे गोल गोल आकार के दिखते हैं हमको ये। वैक्यूल्स, रिक्तिकाएं, ये भी एक तरह की ये परत नहीं है, ये न्यूक्लियस, राइबोसोम, वैक्यूल ये परतें नहीं है, ये हमारे कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल है, इनके खुद के अपने अपने कार्य प्रणाली होती है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा ना, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सेल वॉल या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे बाहर आपको यही देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसी के साथ हम लेते हैं हमारा अगला सवाल। तो व्हाट इज द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? देखो अब जिसने थोड़ी बहुत भी बायो अगर पढ़ी है ना तो उन्हें ऑप्शंस देखते ही पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी चीज़ जो है वो हमारी सेल के अंदर रहती है और इसमें कौन सी ग्लैंड है, मतलब कौन सी ग्रंथियां हैं और क्या नहीं है ना। तो ये जो पैरोटिड लिखा है कान के प्रस का, ये पैरोटिड क्या है? ये पैरोटिड हमारी ग्रंथि है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स में से सबसे बड़ी ग्लैंड होती है ये हमारी पैरोटिड, ठीक है। तो
इसमें देखो पैरोटिड तो होगा नहीं आंसर, ठीक है, क्यों? क्योंकि पैरोटिड क्या हो गई? पैरोटिड हो गई आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई, हमारी लार की ग्रंथियां हो गई है, ठीक है। तो पैरोटिड क्या होती है? ये होती है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ये, ठीक है। तो इसमें मैंने आपके लिए लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन भी, द पैरोटिड ग्लैंड्स द लार्जेस्ट ऑफ द थ्री मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस अ वाटरी serous saliva that lubricates the mouth, aids in digestion by breaking down starches and helps prevent tooth decay। अब देखो ये क्या करती है पैरोटिड, जो हमारी जो पैरोटिड ग्रंथि जो है वो क्या करती है? वो सलाइवा प्रोड्यूस करने का काम करती है ना, तरल लार का उत्पादन करती है ये, ठीक है, जो कि मुंह को चिकना बनाती है। आपका जो मुंह जो है ना, जो कभी भी सूखता नहीं है, ठीक है, वो किसकी वजह से नहीं सूखता? सलाइवा हमेशा रहता है आपके मुंह में, किसकी वजह से रहता है? पैरोटिड की वजह से रहता है। लेकिन अगर आपके शरीर में अगर पानी की कमी है, ठीक है, तो उस केस में आप देख भी सकते हैं कि आपका मुंह थोड़ा थोड़ा सूखने लग जाता है। तो जितना अच्छे से आप पानी पियोगे ना, तो उतना अच्छे से ही आपके जो मुंह में है ना वो मॉइस्चर बना हुआ रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए भी कहते हैं कि आपको ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ज़्यादा पानी अगर आप पियोगे तो जो हमारी पैरोटिड ग्लैंड है, जो हमारी जो लार की जो ग्रंथियां हैं, जो हमारी जिसमें से एक जो पैरोटिड ग्रंथि है वो अच्छे से काम करेगी, ठीक है, अच्छे से लार पैदा करेगी वो, जिसकी वजह से हमारा जो मुंह जो है वो चिकना रहेगा, ठीक है। स्टार्च को तोड़ने का काम करती है ये, स्टार्च को पचाने का काम करती है। जो भी खाना आप खा रहे हो ना उसके अंदर क्या होता है? स्टार्च होता है, ठीक है। तो उसको पचाने का काम कौन करता है? ये पैरोटिड ग्लैंड करती है, ठीक है। और दांतों की सिकुड़न को रोकने में भी मदद करती है ये। तो देख सकते हो आप कि पैरोटिड जो हमारी ग्लैंड है वो कितनी इंपॉर्टेंट है ना। तो तीन तरह की ग्लैंड्स होती है हमारी, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी। दूसरा हमारा हो गया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म किस में? देखो कोशिका के अंदर का भाग है ये साइटोप्लाज्म, है ना, नाम देखते से पता चल रहा था, हमारा आंसर तो ये हो जाएगा साइटोप्लाज्म, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा एमनियोटिक, और चौथा हमारा ऑप्शन हो गया पुल्मोनरी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एमनियोटिक क्या होता है? तो एमनियोटिक जो होता है ना, हमारा एमनियोटिक एक तरह का लिक्विड होता है, ठीक है। क्या होता है? ये एक तरह का लिक्विड होता है। ये क्या होता है कि जो कोई भी जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है ना, तो उनके फीटस में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टिव लिक्विड भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। एमनियोटिक सैक के अंदर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हिंदी में मैं बोलूँ तो मतलब ये एक तरह का क्या है? ये एक तरह का सुरक्षात्मक तरल है, ठीक है, जो कि गर्भवती एमनियोटिक थैली में निहित होता है। और ये जो हमारी जो पुल्मोनरी है यानी फेफड़े, फेफड़े हो गए हमारे। फेफड़े तो सभी को पता होते हैं क्या होते हैं फेफड़े, कि मैंने आपको बताया था जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, तीन तरह की होती है सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो उसमें से पहली हमारी हो गई पैरोटिड, दूसरी हमारी हो गई सब मैंडिबुलर, और तीसरी हमारी हो गई सब लिंगुअल, ठीक है। तो जो पैरोटिड होती है हमारी ग्लैंड, ठीक है, कान के पास में होती है सबसे पहले तो, ठीक है, कान के नीचे भी होती है, और मतलब कान के आसपास जो भी आपकी जो ग्रंथियां मौजूद होगी ना, कान के आसपास जितनी भी आपकी ग्लैंड प्रेजेंट होगी वो होगी पैरोटिड, ठीक है। दूसरी हमारी हो गई सब मैंडिबुलर। अच्छा, पैरोटिड जो हमारी ग्लैंड होती है सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा सलाइवा एक्सक्रीट करती है ये सबसे ज़्यादा, ठीक है। सलाइवा निकालने का काम सबसे ज़्यादा किसका होता है? पैरोटिड का होता है, ठीक है। दूसरी जो हमारी ग्लैंड हो गई वो हो गई सब मैंडिबुलर, ठीक है। जॉ के आसपास जो जॉ होती है ना, हमारा जॉ के आसपास जो है ये हमारी सब मैंडिबुलर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और तीसरी जो है, जो हमारी सबसे छोटी जो ग्लैंड है वो क्या है? वो है हमारी सबलिंगुअल, ठीक है। हमारे जीभ के नीचे जो प्रेजेंट है ना, जो हमारे टंग के नीचे जो ग्लैंड प्रेजेंट है उन वो क्या हो गई? वो हो गई हमारी सबलिंगुअल, ठीक है। हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो जो हमारी लाड़ ग्रंथियां होती है ना वो तीन तरह की होती है। पहली हो गई हमारी पैरोटिड, ठीक है, सबसे बड़ी लाड़ ग्रंथि है ये, ठीक है, जो प्रत्येक कान के सामने और नीचे स्थित होती है, ठीक है। सब मैंडिबुलर जबड़े के नीचे होती है ये, ठीक है, जो हमारा जबड़ा होता है ना, जबड़े के नीचे होती है सब मैंडिबुलर। और जो सब लिंगुअल होता है ये हमारी जीभ के नीचे स्थित होती है, ठीक है। फोटो में भी आप देख सकते हैं, ये देखो, ये कान के आसपास जो आपको दिख रही है ना, ये एक तो ये कान के सामने और ये कान के पीछे की तरफ भी होती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। सब मैंडिबुलर देखो, जो हमारा जो जबड़ा है, ठीक है, उसके नीचे है हमारी सब मैंडिबुलर। और सब लिंगुअल जो जीभ के नीचे जो हमारी जो ग्रंथि प्रेजेंट है उसे हमने क्या बोला? सब लिंगुअल बोला, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
what is the process called in which a cell shrinks and separates from the cell wall due to lack of water? उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें जल की कमी के कारण कोशिका सिकुड़ कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है? ठीक है, तो ये आपको बताना है इसमें होता क्या है सबसे पहले। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्लाज्मोलाइसिस। अब देखो प्लाज्मोलाइसिस में होता क्या है। प्लाज्मोलाइसिस में जो आपकी जो कोशिका है ना, जो आपकी जो सेल है, उसके अंदर पानी की कमी होने की वजह से जो आपकी जो सेल वॉल जो है ना वो अलग हो जाती है, सेपरेट भी हो जाती है, अलग भी हो जाती है और श्रिंक भी हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसमें बोला है कि इस प्रक्रिया का जल की कमी के कारण हुई है, कोशिका सिकुड़ गई। ठीक है, और सिकुड़ने की वजह से जो कोशिका भित्ति है ना वो अलग हो जाती है एकदम ही। देखो जो हमारी जो कोशिका भित्ति है ना, उसका सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है, ध्यान रखना, सेल का आकार, सेल की शेप को मेंटेन करके रखना। ठीक है, ये उसका पहला काम हो गया। दूसरा काम उसका क्या हो गया कि टर्जिडिटी, टू मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ द सेल। ठीक है, आपकी सेल कितनी स्वोलन रहनी चाहिए, कितनी नहीं रहनी चाहिए, उसकी साइज क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, वो भी एक सेल वॉल का काम है। तीसरा क्या कि आपकी जो सेल है, आपकी जो कोशिका, वो फटनी नहीं चाहिए। तो ये तीनों काम सेल वॉल के हैं। लेकिन ये सेल वॉल जो है हमारी, ये काम सही तभी करेगी ना जब इसके पास में सारे साधन होंगे। भाई कोई भी इंसान तभी ढंग से काम कर पाता है जब उसके पास में सारे ढंग के साधन हो। अब एक मकान अगर आपको बनाना है, तो अगर आपके पास ईंट और सीमेंट ही नहीं है तो आप क्या मकान बनाओगे, है ना। तो वैसे ही सेल वॉल का भी काम यही है कि अगर आपने इसको बराबर पानी दिया, बराबर इसको जो जो चाहिए आपने उसको वो दिया, तो ये ढंग से काम करेगी। लेकिन अगर इसके पास में पानी की कमी हो गई तो ये क्या हो जाती है, अलग हो जाती है और ये मुरझा जाती है। ठीक है, तो इसको हमने बोला क्या, प्लाज्मोलाइसिस। अब देखो डी प्लाज्मोलाइसिस और प्लाज्मोलाइसिस होता क्या है, अब हम देख लेते हैं। देखो प्लाज्मोलाइसिस में क्या हो रहा था कि पानी निकल रहा था सेल से बाहर, है ना, जिसकी वजह से जो हमारी जो सेल है वो क्या हो रही थी, श्रिंक हो रही थी। डी प्लाज्मोलाइसिस इसका एकदम उल्टा है। ठीक है, डी प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है, सेल जो है ना वो फूल जाती है। ठीक है, सेल क्या होती है, फूल जाती है। इसके अंदर जो पानी है ना वो सेल के अंदर चला जाता है। पानी अंदर जाने की वजह से सेल जो है वो क्या होती है, फूल जाती है। ठीक है, ये देखिए आप देख भी सकते हैं हमारी स्लाइड में कि प्लाज्मोलाइसिस किसको बोलते हैं और डी प्लाज्मोलाइसिस किसको बोलते हैं। प्लाज्मोलाइसिस में आप देखो जो हमारी कोशिका है ना उसके अंदर से पानी जा रहा है बाहर। तो पानी अगर बाहर जाते ही चला जाएगा तो सेल क्या होगी, मुरझा जाएगी, सिकुड़ते 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 मुरझा जाएगी। सेल वॉल जो है वो एकदम अलग हो जाएगी, है ना। जो हमारी कोशिका भित्ति है वो हमारी कोशिका से अलग हो जाएगी। डी प्लाज्मोलाइसिस इसका उल्टा है एकदम। डी प्लाज्मोलाइसिस क्या है, इसमें पानी जाता है सेल के अंदर। ठीक है, तो प्लाज्मोलाइसिस इज द श्रिंकिंग ऑफ अ सेल्स साइटोप्लाज्म अवे फ्रॉम इट्स सेल वॉल ड्यू टू वाटर लॉस की वजह से होता है। while deplasmolysis is the reverse process where water re-enters the cell causing the cytoplasm to swell and return to its original shape, है ना। तो मतलब ये जो आपकी जो मुरझाई हुई जो कोशिका है, अगर आप इसको पानी में रख दोगे ना तो ये क्या होगा, इसके अंदर पानी जाएगा और वापस जो हमारी जो सेल जिस शेप की पहले थी वो उस शेप की वापस हो जाएगी। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हमने क्या बोला, डी प्लाज्मोलाइसिस हमने बोला। ठीक है, तो प्लाज्मोलाइसिस में जल की कमी के कारण कोशिका द्रव्य का कोशिका भित्ति से दूर सिकुड़ जाना शामिल है, जबकि डी प्लाज्मोलाइसिस विपरीत प्रक्रिया है जिसमें जल पुनः कोशिका में प्रवेश करता है, जिससे कोशिका द्रव्य फूल जाता है और अपने मूल आकार में आ जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेलेक्टिवली परमिएबल। निम्नलिखित में से कौन सा चयनात्मक परागम्यता की विशेषता दर्शाता है। अब देखो चयनात्मक, नाम ही आ गया चयनात्मक, मतलब उन्हीं चीज की एंट्री और एग्जिट होगी तब जब जिसकी ज़रूरत है और तब जब जिसकी ज़रूरत नहीं है। मैं एकदम अगर सरल भाषा में बोलूँ तो समझने के हिसाब से, है ना। तो ये काम कौन करता है, ये काम करती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये काम करती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो होता क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक तरीके से गेट कीपर की तरह काम करती है ना। किसकी तरह काम करती है, गेट कीपर की तरह काम करती है। भाई आपके घर पे मेहमान आए हैं तो आप उनको अंदर अलाउ करोगे, ठीक है।
आप जिनको जानते ही नहीं हो, जिनसे आपका कोई लेना देना ही नहीं है, अगर वो फिर भी आपके घर के अंदर घुसना चाहते हो तो क्या आप उनको घर के अंदर आने दोगे? ऐसा होता है ना? तो सेम चीज हमारी कोशिका में भी है। तो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इट वर्क्स एज अ गेट कीपर की तरह काम करती है ये, ठीक है। इसमें यही होता है कि जब जिस चीज की जरूरत है उस चीज की एंट्री और एग्जिट इसके थ्रू होती है, ठीक है। अब देखो दूसरा ऑप्शन हमें दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हमने क्या बोला था? हमने माइटोकॉन्ड्रिया को बोला था पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल को एनर्जी देने का काम करता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। गोल्गी बॉडी, इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे गोल्गी बॉडी को, इस ऑप्शन में आज गोल्गी बॉडी कवर कर लेते हैं हम। तो गोल्गी बॉडी क्या हो गई हमारी? हमारी जो गोल्गी बॉडी है उसको डिस्कवर करने वाले जो हमारे वैज्ञानिक थे वो थे कैमिलो गोल्जी, ठीक है। तो गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं, गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। तो कैमिलो जॉल्जी तो थे, उन्होंने हमारी गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया था, ठीक है। तो होता क्या है हकीकत में गोल्गी बॉडी के, देखो काम क्या क्या होते हैं। जो हमारी गोल्जी बॉडी होती है वो क्या करती है? वो प्रोटीन और लिपिड को संग्रह करके रखती है ना। जो हमारे प्रोटीन और लिपिड है उसको स्टोर करके भी रखती है और उसको मॉडिफाई करके भी रखती है, ठीक है। तो इसका रिसीव्ड फ्रॉम द ईआर, मतलब ईआर मतलब यहाँ पे क्या है? हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है? प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस करता है, ठीक है। जिसको स्टोर करना और मॉडिफाई करने का काम किसका होता है? वो होता है गोल्गी बॉडी का, ठीक है। फिर ये क्या करता है? पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स इनटू वेसिकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। हमारे जो भी वेसिकल्स होते हैं, ठीक है, उनको पैकेजिंग का काम ये करता है। फिर फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम, लाइजोसोम क्या? हमारे जो सुसाइडल बैग्स हैं, ठीक है, उनको बनाने का काम भी कौन करती है? हमारी गोल्गी बॉडी भी करती है। सिंथेसिस ऑफ सर्टेन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, है ना। तो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनाने का काम भी किसका है? वो है हमारी गोल्गी बॉडी का, ठीक है। अब साइड में हमें दिया हुआ है सेलेक्टिवली परमिएबल बैरियर के बारे में, मतलब कहने का मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ही बता रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारी गेट कीपर की तरह काम करती है, ठीक है। अलाउिंग सर्टेन मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू वाइल ब्लॉकिंग अदर्स, मतलब जिसकी ज़रूरत होगी उसी को आने देगी, बाकी सबको क्या कर देगी? ब्लॉक कर देगी है, ठीक है। और सेल के अंदर का एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखती है। सेल में कितने पानी की ज़रूरत है, कितने मिनरल्स की ज़रूरत है, कितनी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है, ठीक है। इन सब का ध्यान रखने का काम किसका है? इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, ठीक है। चुनिंदा परागम्य अवरोध, प्लाज्मा झिल्ली एक द्वारपाल के रूप में कार्य करती है जो कुछ अणुओं को गुजरने देती है जबकि अन्य को अवरुद्ध करती है। इस प्रकार कोशिका के आंतरिक वातावरण को बनाए रखती है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमने कोशिका में से ही उठा के गोल्जी बॉडी, जिसको हम गोल्जी अपैरेटस भी बोलते हैं, ये हमने दिखाया है इसको, ठीक है। तो ऐसी दिखती है हमारी गोल्जी बॉडी, देख लीजिए, ठीक है। ये क्या करती है? ये हमारा प्रोटीन और लिपिड को स्टोर करके रखती है और उसको मॉडिफाई करने का काम भी करती है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। अब देखो क्या होता है। सबसे पहले ये हमारे पास कुछ हमें पार्टिकल्स दे रखे हैं, ठीक है। ये हमें पार्टिकल्स दे रखे हैं जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। तो आप अभी पहले ये मान लो कि जैसे अगर यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है ना, मैं इसको आपको बताती हूँ, है ना। अगर यहाँ पे कुछ होता ही नहीं, ठीक है, ये सारे पार्टिकल्स अभी एक बार के लिए हम हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कुछ होता ही नहीं, यहाँ पे क्या सारे पार्टिकल्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे क्या सारे पार्टिकल्स मौजूद हो गए, है ना। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारे पास पार्टिकल्स है ही नहीं, ठीक है। ये सारे, या फिर मैं कम कर देती हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने सारे पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? एकदम कम पार्टिकल है, ठीक है। ये जो हमारे पास डायग्राम है, ये जो हमारा प्रोसेस पूरा हो चुका है तब का डायग्राम है, ठीक है। तो इसमें क्या है? बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट है और इसके अंदर पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है। कुछ इसमें बहुत सारे कण है और इसमें कण नहीं है, ठीक है। तो हकीकत में क्या होता है? अगर हम कोई भी चीज़ बराबर करते हैं तो जिसके पास कम होती है, ठीक है, और दूसरे के पास में अगर ज़्यादा होती है
तो ज़्यादा वाले से कम वाले को देते हैं, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो इसमें भी यही होता है कि इसमें जिसमें ज़्यादा कण है ना, वो अपने आप जो है वो कम वाले कणों के कंटेनर में चला जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो अगर आपको दिख जाए नाम लिखा हुआ क्या, पार्टिकल, तो पार्टिकल देखते ही जो आपको आंसर करना है ना, पार्टिकल देखते ही जो आपको आंसर करना है वो आपको आंसर करना हमारा डिफ्यूजन। ठीक है, पार्टिकल करते आप आंसर क्या करोगे, डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर इसका, डिफ्यूजन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। ऐसी चुनिंदा पारगम्य झिल्ली के माध्यम से पानी के अणुओं की गति को क्या कहा जाता है। अब देखो मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। आप राइट हैंड साइड वाला डायग्राम देखो, जो दूसरा वाला डायग्राम है उसमें आप देख रहे हो कि पानी का जो स्तर है ना वो ऊपर और नीचे है, बराबर नहीं है। ठीक है, तो अगर ये हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो है इसकी जगह कुछ और होता, सीमेंट ही मान लो, तो ये पानी इधर की इधर नहीं आ पाती। लेकिन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो हमारी है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आप इसमें यहाँ पे ले सकते हो। इसके थ्रू क्या होता है, बराबर की चीज़ें होती है, यानी जहाँ जिसकी ज़रूरत है वो उसी चीज़ को वो प्रोवाइड करती है ना, इक्वल इक्वल करती है ये चीज़ों को। तो इसमें क्या होगा, इसमें इस यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स कम है, कम दिख रहे हैं आपको, तो ऑस्मोसिस क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन चलता है ना। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे यही होगा कि जो ऑस्मोसिस का जो हमारा प्रोसेस है ना, वो क्या होता है, वो लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन में चलता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑस्मोसिस। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो पहले वाला मतलब जो दूसरा जो हमारा डायग्राम है उसमें हमको वाटर मॉलिक्यूल का जो कंसंट्रेशन है जो वो हमको कितना कम दिख रहा है ना, तो कम से ज़्यादा की ओर ही होगा। ठीक है, तो वो हो गया हमारा ऑस्मोसिस। अब देखो, अब फर्स्ट ऑप्शन में आपको लिखा है डी कार्बोक्सिलेशन। डी का मतलब क्या होता है, हट जाना, निकल जाना। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल से या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में से निकल चुकी है, किसी भी सब्सटेंस में से जो हमारी जो CO2 है, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, वो निकल चुकी है। ठीक है, व्हाट रेफर्स टू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये समझाने से पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। देखो ये होता है हमारा फर्स्ट डायग्राम, हमें दे रखा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो देखो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जो हमारी सेल है ना, सेल उसके अंदर आपको कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलेगी। कंसंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, कणों की संख्या एक तरीके से समझने के लिए हम कह सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारी जो कणों की जो संख्या है वो इसमें हमें सेल के अंदर ज़्यादा मिलेगी। और अगर आपने कोई भी सेल को, कोई भी कोशिका को ऐसे सॉल्यूशन में रख दिया जिसमें उस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है ना वो लो है, ठीक है, जिसमें जो कण है ना वो कम है, तो हमेशा सॉल्यूशन हमेशा जो हमारा जो वाटर का जो मूवमेंट होता है वो कैसे होता है, लो टू हाई होता है ना भाई। पानी कम से ज्यादा की तरफ ही तो बहता है भाई, जहाँ कम ढलान होगी वह पानी ज्यादा बहेगा, या जहाँ ज्यादा ढलान होगी पानी ज्यादा बहेगा। धीरे धीरे ढलान कम है, कम से ज्यादा ज्यादा होती गई तो पानी तो वैसे ही बहेगा ना। तो आप इसमें भी ऐसे ही मान सकते हो कि जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है इसमें सेल के अंदर जो हमारी कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है और जो सॉल्यूशन में है वो क्या है, कम है। ठीक है, तो सॉल्यूशन का जितना भी जो पानी होगा वो सेल के अंदर आने की कोशिश करेगा। ठीक है, सेल के अंदर आएगा, वो जबरदस्ती आएगा सेल के अंदर, कंसंट्रेशन की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कुछ नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो सेल के अंदर आ जाएगा पानी, जिसकी वजह से जो हमारी सेल है वो फूल जाएगी, और एक टाइम ऐसा भी आता है कि सेल जो है वो फूल के फट जाती है। ठीक है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सेल के अंदर पानी आ जाता है। ठीक है, और उसकी वजह से हमारी जो सेल है वो फूल जाती है और फूल के फट जाती है। ठीक है, जो हमारी कोशिका है वो फूलती है और फूल के फट जाती है। ठीक है, अब देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, आइसो का मतलब क्या होता है, आइसो मतलब इक्वल। ठीक है, आपके जो कोशिका है, आपकी जो सेल है उसके अंदर जितना कंसंट्रेशन है ना उतना का उतना सेम कंसंट्रेशन आपका सोल्यूशन का भी है ना। समझ गए ना, मतलब
जो कंसंट्रेशन आपकी सेल का है वही कंसंट्रेशन आपके विलेन का भी है, ऐसा मैं बोल दूँ तो मतलब दोनों में कण बराबर है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर है दोनों में, तो इसमें क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, सेल जैसी है वैसी की वैसी रहेगी इसमें। ठीक है। हाइपरटोनिक किसको बोलेंगे अब? हाइपरटोनिक का मतलब क्या है? आपका जो सॉल्यूशन जो आपने लिया है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और आपकी जो सेल है उसकी कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, तो पानी हमेशा क्या लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, सेल के अंदर का जितना भी पानी है वो निकल के बाहर चला जाएगा और जो हमारी सेल है वो क्या होगी, मुरझा जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। तो अब हमसे इसमें पूछा है कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन कौन सा है। इसमें हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या था, जो हमारे जो सॉल्यूट थे, है ना, जो हमारे जो विलियन थे उनका जो कंसंट्रेशन था वो क्या था, कम था, और सेल का कंसंट्रेशन क्या था, ज़्यादा था, जिसकी वजह से जो सॉल्यूशन का जो पानी है वो सेल के अंदर आ रहा था, जिसकी वजह से हमारी जो सेल है वो फूल गई और वो फूल के फट गई। ठीक है, तो हमारा जो ए ऑप्शन है वही इसका आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर बिल्कुल नहीं बोलते हैं हम इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन व्हेन देर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ये कब होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में होता ही है, जहाँ पे पानी का कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। भाई कंसंट्रेशन सेल के अंदर और सेल के बाहर जब दोनों बराबर मिलेगी तो पानी का मूवमेंट होगा क्यों, है ना, वाटर मूवमेंट होगा क्यों। सॉल्यूशन विच कंटेन्स ऑयल एंड वाटर, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इन विच सॉल्यूशन इज अ सेल केप्ट ड्यू टू विच इट श्रिंक्स। अब देखो, अब इसमें पूछा है कि हम ऐसे कौन से विलयन में कोशिका को रखें जिससे कि वो मुरझा जाए, वो सिकुड़ जाए। तो आइसोटोनिक में बराबर होती हैं चीज़ें, सेल जैसी है वैसी की वैसी रहती है। हाइपोटोनिक में क्या होता है, फूल के फट जाती है। हाइपरटोनिक में क्या होता है, हाइपरटोनिक में जो भी हम विलयन रहते हैं ना उसका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है, सेल से बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है। देखो, अगर आपने सेल के बराबर का कंसंट्रेशन ले लिया सॉल्यूशन का, तो वो आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन में चला जाएगा, आपकी सेल वैसी की वैसी रहेगी। लेकिन आपकी सेल का जो कंसंट्रेशन है उससे ज़्यादा अगर आपने तेज़ कंसंट्रेशन का आपने सॉल्यूशन ले लिया तो सेल के अंदर का जो जितना भी जो पानी होगा ना वो निकल के उस सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारी जो सेल है ना वो मुरझा जाएगी, वो श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, तो इसी को हमने बोला क्या, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ही जो है जो हमारी कोशिका है वो सिकुड़ जाएगी। ठीक है, और अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी से अगर आप इसको याद करना चाहो तो आप रख सकते हो, जो इंसान सबसे ज़्यादा हाइपर होता है ना, जिसको बहुत गुस्सा आता है, जो बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है, उसकी बीपी हमेशा बढ़ी हुई आप देखोगे, है ना, तो उसको हमेशा टेंशन रहती है चीज़ों की, तो वो क्या, उस वजह से भी वो सिकुड़ता जाता है, पतला होता जाता है। तो आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो हमारा अगला सवाल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? देखो ये सभी से बनी है। ठीक है, ये हमारी लिपिड से भी बनी है, ये हमारी प्रोटीन से भी बनी है, ये हमारी कार्बोहाइड्रेट से भी बनी है, सबसे बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली हमारी। ठीक है, ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। अब देखो, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो इनेबल्स द सेल टू एनगल्फ इन फूड एंड अदर मटीरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज नोन एज। कोशिका झिल्ली का लचीलापन कोशिका को अपने बाह्य वातावरण से भोजन और अन्य सामग्री को ग्रहण करने में सक्षम बनाता है, इसे क्या कहते हैं? अब देखो, बाहर की चीज़ों को जो हमारी कोशिका है वो अपने अंदर ले रही है, किसके थ्रू ले रही है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ले रही है। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोला था? हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोला था गेट कीपर। तो भाई गेट कीपर जब अलाउ कर रहा है तभी तो बाहर का जो हमारा जो पार्टिकल है वो सेल के अंदर आ रहा है, तभी तो बाहर का जो कण है वो हमारे सेल के अंदर आ रहा है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, अंदर आ रहा है, अंदर का मतलब क्या, एंडो। तो क्या हो रहा है इसमें, एंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, ये हो गई हमारी प्रक्रिया एंडोसाइटिस, एंडोसाइटोसिस, यानी बाहर का जो भी हमारा जो पार्टिकल है, जो भी हमारा जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, बाहर से सेल के अंदर आ रहा है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस यहाँ पे नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑक्सीजन। कौन करते हैं फोटोसिंथेसिस? हमारे प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कैरियोजेनेसिस, देखो यहाँ पे कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस। ठीक है, कैरियो का यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस, और जेनेसिस का यहाँ पे मतलब है फॉर्मेशन, बनाना। ठीक है,
तो कैरियोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा न्यूक्लियस कैसे बनता है ना, उसे परिभाषित करता है हमारा कैरियोजेनेसिस। ठीक है। अब देखो मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म दो शब्दों से मिलके बना है, एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। ठीक है। सबसे सरल भाषा में हम सीखेंगे। देखो कैटाबॉलिज्म, देखो नाम से पता चल रहा है, कैटा, कैटा मतलब काटा, काट दिया, छोटे छोटे हिस्सों में क्या किया, काट दिया। तो बहुत ही बड़ा सा मॉलिक्यूल हमने लिया, ठीक है, उसको हमने छोटे छोटे भागों में काट दिया। ठीक है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी से अगर मैं इसका उदाहरण उठाऊं, तो जो हमारा जो भोजन है, जो हमारा खाना है, वो हमारे लिए क्या है, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। उसको हम खाते हैं, तो जब हम उनको दांतों से चबा रहे हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कैटाबॉलिज्म। ठीक है। खाना खाने के बाद में क्या आती है, ऊर्जा आती है ना। तो इसीलिए हमने इसको बोला कैटाबॉलिज्म। और जो ऊर्जा आती है वो सेल क्या करती है, कोशिका क्या करती है, एटीपी के फॉर्म में स्टोर करके रखती है। एटीपी क्या हो गया हमारा, यहाँ पे एटीपी का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। तो दूसरा हमारा हो गया एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का पूरा उल्टा है एनाबॉलिज्म। आपको बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़कर एक अगर बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाना पड़े, तो उसे हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। भाई कोई भी चीज़ आप बनाते हो, जैसे मोतीचूर के लड्डू ले लो आप, यहाँ पे मोतीचूर के लड्डू के जो कण है ना, अलग अलग बिखरा हुआ जो हमारा जो मिक्सचर है मोतीचूर के लड्डुओं का। ठीक है। तो वो क्या हो गया, आप उसको क्या, आप जब उसको लड्डू का आकार दोगे तो आपको ताकत लगानी पड़ती है, एनर्जी दे रहे हो आप, है ना। तो इसीलिए कैटाबॉलिज्म में तो क्या एनर्जी निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी मिलती है हमको। लेकिन एनाबॉलिज्म में हमको खुद की एनर्जी लगानी पड़ रही है। भाई लड्डू बनाने में एनर्जी लगा रहे हो ना आप, ठीक है, पहले बूंदी बना रहे हो और फिर लड्डू बना रहे हो। ठीक है। मेटाबॉलिज्म समझ में आ गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम वन सेल ऑर्गेनल विच इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल सेल। कौन सा कोशिकांग होता है वो जो जो हमारी पशु कोशिका में है लेकिन वो हमारी वनस्पति कोशिका में नहीं है। तो ये जो हो गया हमारा, ये हो गई हमारी सेल वॉल। ठीक है। क्या हो गई हमारी सेल वॉल। सेल वॉल किस में होती है, प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगी आपको। ठीक है। वाई डू प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल्स। अब देखो पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों होती है, हमसे ये पूछा है। बिकॉज सेल वॉल्स प्रोटेक्ट प्लांट सेल्स फ्रॉम वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स। क्योंकि कोशिका भित्तियां पौधों की कोशिकाओं को विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से बचाती है। अच्छा। बिकॉज प्लांट सेल्स आर लिविंग, क्योंकि पौधों की कोशिकाएं जीवित होती है। बिकॉज प्लांट सेल्स डू नॉट हैव अ सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि पौधों की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली नहीं होती है। तो ये पूरी गलत बात हो गई है, तो है ना। बिकॉज इट इज़ नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। अब देखो सेल मेम्ब्रेन जो है ये प्लांट सेल में होती है, ठीक है, और इसमें बोला है नहीं होती है, तो सी ऑप्शन हमारा वैसे ही कट गया। ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो होती है ना वो करती है हमारी पत्तियां, लीव्स। तो सेल वॉल का इसमें कोई काम नहीं है। ठीक है। दूसरा, प्लांट सेल्स आर लिविंग। प्लांट सेल्स जो होती है ना, आपको ज़्यादातर आपको डेड देखने को ही मिलेगी। एक प्लांट के अंदर ज़्यादातर सेल्स जो प्रेजेंट होती है वो डेड प्रेजेंट होती है, मृत कोशिकाएं ज़्यादा होती है प्लांट में। ठीक है। तो सेल वॉल प्रोटेक्ट प्लांट सेल्स फ्रॉम वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बिल्कुल बचा के रखती है भाई। भाई अगर आपके पास सेल वॉल नहीं होगी, कोशिका भित्ति नहीं होगी, ठीक है, तो क्या होगा, कोई भी कीड़ा अगर काट के गया तो उसकी जो सरफेस है डैमेज हो गई। वो तो कीड़े अगर काटते हो तो अपना खुद का केमिकल भी छोड़ के जाते हैं सरफेस पे, उस केमिकल से उसका रिएक्शन हो जाएगा, है ना। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स है। सेल वॉल क्या करती है, शेप देती है। अब देखो कॉर्क, जैसा कि आप जानते हो पेड़ की जो छाल है, अगर पेड़ में पेड़ की छाल ही नहीं होगी तो क्या वो पेड़ टिका हुआ रहेगा। अगर तेज आंधी तूफान आए तो वो पेड़ तो गिर जाएगा, मुरझा जाएगा, उसकी टहनियाँ टूट जाएगी, पेड़ ही टूट जाएगा वो तो, है ना। ठीक है। तो इसीलिए जो हमारी सेल वॉल होती है, जो हमारी कोशिका भित्ति होती है, वो हमें विभिन्न पर्यावरण कारकों से बचा के रखती है। ठीक है।
तो हमारा अगला सवाल है, प्लांट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? ये इन सभी से बनी है, ये सेलुलोज से बनी है, ये पेक्टिन से बनी है, ये हेमिसेलुलोज से बनी है। When a living plant cell loses water through osmosis, there is shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall. The process is called. जब एक जीवित पौधे की कोशिका परासरण के माध्यम से पानी खो देती है तो कोशिका की सामग्री कोशिका भित्ति से दूर सिकुड़ जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अब देखो, ये जो रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, एनाबॉलिज्म है, पाचन तंत्रिया नहीं होगी इसमें, एनाबॉलिज्म इसमें होगा नहीं। ये क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को? इसको बोलेंगे हम प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, क्या बोलेंगे? हमने देखा था ना, पहला क्वेश्चन हमारा, पहला क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन में हमने देखा था ना कि प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है, सेल के अंदर का जो पानी है वो सेल से बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से जो कोशिका है वो मुरझा जाती है और जो कोशिका भित्ति जो है उसकी वो क्या होती है, अलग हो जाती है। और इसी का रिवर्स प्रोसेस हमने क्या देखा था, वो था हमारा डीप्लाज्मोलाइसिस। डीप्लाज्मोलाइसिस में क्या था, अगर आप वही मुरझाई हुई सेल को अगर आप पानी में रख दोगे ना तो वही पानी वापस सेल के अंदर चला जाएगा और सेल की जो शेप थी वो वापस वैसी की वैसी हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखो, एनाबॉलिज्म, बहुत सारी एनर्जी लग रही है, ठीक है, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाने में, और साइड में हमें दे रखा है प्लाज्मोलाइसिस की प्लाज्मोलाइसिस में हो क्या रहा है, देखो सेल से जो कोशिका जो है हमारी उसमें से पानी जो है वो हमारा बाहर जा रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द, केंद्र को कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नाभिकीय झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली, सेल वॉल, या फिर ए और बी दोनों। अब देखो, इसमें अलग कौन किसको किससे कर रहा है? साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियस से अलग किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियस से अलग किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो डायग्राम में देखो आप, ये जो हमारा साइटोप्लाज्म आपको दिख रहा है और एक हमारा न्यूक्लियस दिख रहा है। ठीक है, साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियस से अलग कर रहे हैं यहाँ पे हम। ठीक है, किसको? साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस को हम अलग कर रहे हैं। तो हम किसके थ्रू, कौन सी जो परत है उसके थ्रू हम अलग कर रहे हैं, हमसे ये पूछा गया है ना। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नाभिकीय झिल्ली जो है ना वो क्या करती है, वो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करती है, यानी केंद्रक को अलग करती है। ठीक है, कोशिका द्रव्य से अलग करने का काम, केंद्र को कोशिका द्रव्य से अलग करने का काम किसका है? नाभिकीय झिल्ली का है। ठीक है, दे कैरीज जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। व्हाट आर दे? वे जीन ले जाते हैं और माता पिता से संतानों में लक्षणों के हस्तांतरण या वंशागति में मदद करते हैं। वे क्या है? प्लास्टिड, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या क्रोमोसोम। गुण सूत्र जो होते हैं ना, हमारे गुण सूत्रों के अंदर ही हमारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स जो है वो शो होता है। यानी जो हमारे जो पेरेंट के जो कैरेक्टर्स है, जो हमारे माता पिता के जो गुण हैं, वो किस में ट्रांसफर होते हैं? वो हमारे ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होता है, संतान में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। ठीक है, तो इसके फंक्शंस हमें दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। ठीक है, क्या काम करता है? वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, प्रोटीन निकालता है, प्रोटीन बनाता है वो। ठीक है, फिर हमारा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है? वो लिपिड, ऑयल और स्टेरॉइड इनका सिंथेसिस करता है। ठीक है, फिर डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है? डिटॉक्सिफिकेशन भी कौन करता है? हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है। ठीक है, जो भी हमारे बॉडी में हार्मफुल ड्रग्स जो भी आ जाते हैं, जो कि लिवर सेल्स में होते हैं मेनली, तो उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम किसका होता है? वो होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? वो एक तरह का नेटवर्क बनाता है सेल के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से जो आपका जितना भी जो उसको मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है,
उसके वजह से वो ट्रांसपोर्ट हो सके, जो उसने नेटवर्क बनाया, तो एक नेटवर्क बनाने का काम वो करता है। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स, प्रोवाइड्स मटेरियल्स फॉर सेल मेम्ब्रेन एंड अदर ऑर्गेनल्स। ठीक है। ये क्या करता है, मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को और ऑर्गेनल को वो मटेरियल प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो हमारी मेम्ब्रेन्स है वो बनती हैं। कैल्शियम स्टोरेज, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हमारा, कैल्शियम स्टोर करता है वो। ठीक है। मसल सेल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कैल्शियम सेल्स। ग्लाइकोप्रोटीन बनाने का काम भी हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है। ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट ग्रुप्स, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य है प्रोटीन संश्लेषण, रफ ईआर राइबोसोम के साथ प्रोटीन का संश्लेषित करता है, लिपिड संश्लेषण, स्मूथ ईआर लिपिड तेल और स्टेरॉयड का उत्पादन करता है, विषहरण, स्मूथ ईआर दवाओं और हानिकारक पदार्थों, विशेष रूप से यकृत कोशिकाओं में को विषहरण करता है। परिवहन, ईआर कोशिका के भीतर पदार्थों के परिवहन के लिए ये एक नेटवर्क बनाता है, जिससे हमारा जो ट्रांसपोर्ट है, जो कुछ भी जो बना रहा है ईआर, वो आसानी से पूरे सेल्स में जा सके। ठीक है। झिल्लियों का निर्माण, कोशिका झिल्ली और अन्य अंगों के लिए सामग्री प्रदान करता है। कैल्शियम भंडारण, स्मूथ ईआर कैल्शियम आयनों मांसपेशियों की कोशिकाओं में महत्वपूर्ण को संग्रहित करता है। ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण, कार्बोहाइड्रेट्स समूहों को जोड़कर प्रोटीन को संशोधित करने में मदद करता है। तो ये हो गई सारी बातें हमारी ईआर की, और दोनों ईआर के जो हमारे टाइप्स है स्मूथ और रफ, उनके जो फंक्शंस है वो हमने यहाँ पे जान लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वैक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, रिक्तिकाएं किसके लिए जिम्मेदार है। डायग्राम में सबसे पहले आप देखो, ये हमको हमारी सेल दे रखी है, सेल में से हमने वैक्यूल निकाल के दिखाया कि ये वैक्यूल कौन सा है। ठीक है। तो ये दो तरह की हमें सेल दे रखी है, और इसमें बताया गया ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है ना, ये हो गए हमारे वैक्यूल्स। ठीक है। अब देखो वैक्यूल क्या काम करता है, परासरण, नियमन, उच्छाल, प्रकाश संश्लेषण या दोनों। तो ऑस्मो रेगुलेशन, बॉयंसी, फोटोसिंथेसिस। देखो ये क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है और बॉयंसी का काम करता है। ऑस्मो रेगुलेशन किसको बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन उसको बोलते हैं कि एक कोशिका में हमें जितने मिनरल्स की ज़रूरत है उतने मिनरल्स को ही बैलेंस करने का काम करता है ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब कम ज़्यादा को बैलेंस करने का काम करता है ऑस्मो रेगुलेशन, है ना। बॉयंसी क्या होता है, बॉयंसी एक तरह का फोर्स है, एक तरह का बल है जो कि जल द्वारा लगता है ना, लिक्विड द्वारा लगता है। अगर आपने भरी हुई बाल्टी में खाली मग उल्टा करके अगर आपने एकदम नीचे दबाने की कोशिश करते हो तो आपको फोर्स लगता है, लेकिन जैसे अगर आप उस मग को छोड़ दोगे तो क्या होता है, वो मग अपने आप ऊपर आ जाता है ना। तो वो ऊपर किस वजह से आता है, क्यों, क्योंकि वो जो लिक्विड है, वो जो पानी है, वो मग के ऊपर फोर्स लगा रहा है ना, वो मग के ऊपर प्रेशर लगा रहा है, जिसकी वजह से जो मग है वो क्या हो गया, ऊपर आ गया अपने आप। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों। Cells without well-organized nucleus, that is lacking nuclear membrane, are called, सुव्यवस्थित केंद्रक रहित अर्थात केंद्रक झिल्ली रहित कोशिकाओं को क्या कहते हैं। देखो इसमें हमसे पूछा है कि ऐसी कोशिका, ठीक है, जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, ठीक है, ऐसी कोशिका जिसके अंदर केंद्रक झिल्ली ही नहीं है, तो वो कौन सी कोशिका है। क्या वो प्लांट सेल है, क्या वो यूकैरियोट है, वो प्रोकैरियोट है, या फिर क्या है, एनिमल सेल है। वो क्या है हमारी, वो है हमारी प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में आपको कभी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है। हमेशा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स जो प्रेजेंट होते हैं ना, वो होते हैं हमारे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। तो आपको प्रोकैरियोटिक सेल में हमेशा क्या मिलेगा, आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको कभी मिलेगी नहीं। ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स आपको इसमें मिलेंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, ये देखो ये होता है हमारा डीएनए। ठीक है। तो डीएनए का फुल फॉर्म आपसे पूछा है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, डी न्यूक्लिक एसिड, डबल न्यूक्लिक एसिड, या फिर ए एंड सी बोथ। ए एंड सी बोथ ऑप्शन देखते, ए एंड सी बोथ करके मत आ जाना, हमेशा ए एंड सी बोथ सही नहीं होता है। इसका आंसर होगा डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड।
ठीक है। अब इसमें देखो आपको साइड में डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है और इसमें आपको कुछ नाम लिखे हुए दिख रहे हैं। ये क्या है? ये है साइटोसिन, एडिनोसिन, थाइमिन, ग्वानिन। ये क्या है? ये होते हैं हमारे नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, क्या होते हैं ये? हमारे नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है। किसके लिए हेल्पफुल होते हैं ये? बिल्डिंग, डीएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स के, मतलब डीएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डीएनए का जो आकार वगैरह जो होता है ना, इनकी वजह से ही होता है ये। ठीक है। Chromosomes contain information for inheritance of characters from parents to next generation in the form of। गुणसूत्रों में माता पिता से अगली पीढ़ी तक लक्षणों की विरासत के लिए किसके रूप में जानकारी होती है? डीएनए, आरएनए, एटीपी, एडीपी। देखो एटीपी और एडीपी जो हो गए ना, ये हो गए हमारे एनर्जी के फॉर्म्स है। ये ऊर्जा के स्तोत्र हैं ये। ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देती हूँ। तो एटीपी क्या हो गया? एटीपी हो गया हमारा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फुल फॉर्म्स पूछ लेता है, इसलिए ये ज़रूरी है। ठीक है। और ये एडीपी क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है। ये डबल फॉस्फेट मत करके आ जाना, डाई और डबल दोनों भी आता है। डाई का मतलब हालांकि होता तो डबल ही है, लेकिन इसमें डबल नहीं लिख के हम इसमें डाई लिखेंगे क्योंकि इसका फुल फॉर्म ही यही होता है। तो ये हो गया एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। ठीक है। तो अभी हम, अब इसमें हमसे पूछा है कि गुणसूत्र में माता पिता से अगली पीढ़ी तक लक्षणों की विरासत के लिए किसके रूप में जानकारी मिलती है? ये हमें डीएनए के रूप में जानकारी मिलती है। डीएनए में होता है ये कैरेक्टर, है ना। डीएनए क्या करता है? इनहेरिटेंस शो करता है, यानी पेरेंट के जो कैरेक्टर्स है वो ऑफ स्प्रिंग में ले जाने का काम कौन करता है? वो करता है हमारा डीएनए। ठीक है। तो ये थे हमारे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे। जो कुछ भी आपको ऐसा लगा है कि आपको समझ में नहीं आया है, आपके जो भी डाउट्स हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। और अगर आपको आज का ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, आपको सब कुछ समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर आप बताएं कि क्या क्या आपके डाउट्स हैं और क्या क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई। थैंक यू सो मच।